वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास नाइन्थ। आइए इस वीडियो में माय डियर लर्नर्स ऑफ नाइन्थ आपके सिलेबस की पहली पोम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन उसको स्टडी करते हैं लाइन बाय लाइन। लेकिन पोम को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस पोम के पोएट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोम इज़ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। याद रखिएगा माय डियर लर्नर्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट was born to William Prescott and Isabella Moody in 1874। ये विलियम प्रेस्कॉट और इज़ाबेला मूडी को 1874 में बॉर्न हुए, यानी कि इनके फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट और मदर का नाम था इज़ाबेला मूडी। ही मैरिड एलिनोर मरियम वाइट। इन्होंने एलिनोर मरियम वाइट से शादी की, जो इनकी कॉलेज डेज या कह सकते हैं स्टूडेंट डेज फ्रेंड रही। ये पोएट अपने लाइफ टाइम में अपने लाइफ टाइम में अमेरिका के सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम है पुलिट्ज़र प्राइज़, PULITZER पुलिट्ज़र प्राइज़, इस पोएट ने अपने लाइफ टाइम में 4 बार पुलिट्ज़र अवार्ड जीते। पहला पुलिट्ज़र इन्हें 1924 में मिला, दूसरा इन्हें 1931 में मिला, तीसरा इन्हें 1937 में मिला एंड लास्ट इन 1943। ये इन्हें 4 पुलिट्ज़र अवार्ड मिले माय डियर लर्नर्स, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं। 4 पुलिट्ज़र मिलने के अलावा he got 31 Nobel nomination, means he got 31 yes, इन्हें अपने लाइफ टाइम में 31 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली he could not bag this highest honor of the world। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्राइज़ उन्हें कभी मिल नहीं पाया माय डियर लर्नर्स। अब आइए लौटते हैं, इस पोम को देखते हैं, ये जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसमें वो एक्चुअली बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइसेस, इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ चॉइस दैट चॉइस रिलेटेड टू और रिलेटिंग टू आवर करियर। एक ऐसा चॉइस जो हमारे करियर से जुड़ा होता है, जो हमारी लाइफ को बनाता है और हमारी लाइफ को बिगाड़ता भी है। वो एक्चुअली इस पोम को शायद लिखने के लिए अपने एक फ्रेंड से इंस्पायर हुए। इनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था एडवर्ड टॉमस, EDWARD एडवर्ड THOMAS, एडवर्ड टॉमस। एडवर्ड टॉमस जो इनके फ्रेंड थे वो ऑफन कंफ्यूज रहते थे, वो काफ़ी कंफ्यूज हुआ करते थे, और ख़ास तौर पे जब भी वो कोई डिसीजन लेते थे या कोई चॉइस करते थे अपने लाइफ में, कुछ डिसीजन लेते थे कि ये करना है वो करना है, ऑफन उन जो चॉइसेस या डिसीजन लेने के बाद ही रिग्रेटेड, वो काफ़ी रिग्रेट करा करते थे, काफ़ी पछताया करते थे, काफ़ी दुखी हुआ करते थे, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो डिसीजंस हुआ करते थे वो गलत हुआ करते थे। जो भी वो डिसीजन सोच के लेते थे उसका जनरली ऑपोजिट होता था। तो इस पोम के थ्रू शायद रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट उनको एक मैसेज देना चाहते थे कि वाई टू टेक डिसीजन इन अ हरी। हम कोई डिसीजन की बहुत ही हरी में क्यों लें, बहुत जल्दीबाजी में क्यों लें। बेटर टू गिव 100 considerations, better to give 100 considerations before coming on to a final conclusion of taking a decision और मेकिंग अ चॉइस। कि क्यों हम जल्दीबाजी में डिसीजन लें। हम किसी डिसीजन को लेने से पहले 100 बार 1000 बार कंसिडर करें। We should consider each and every aspect or each and everything related to their choice. We should definitely consider all pros and cons, and only after considering and just analyzing
every pros and cons relating to that choice or decision, we should make a choice or make a decision. क्योंकि एक्चुअली हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि एक डिसीजन लेने के बाद हम सर्टेन जगह पहुंच जाएं और वहाँ से फिर वापस आ कर के फिर हम अपने डिसीजन को बदल लें। लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है माय डियर लर्नर्स। एक तरह से ये भी कह सकते हैं, दिस ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट सो लॉन्ग दैट वी मेक अ चॉइस टुडे एंड cancel out that choice tomorrow, because whatever a choice we make today, that single choice can either make a life or can mar a life. And that single choice or decision that we take today, someday or the other, today or tomorrow, leads us to make so many choices, and those so many choices just take us to a certain place or bring us success or failure. So अगर जो हमारी चॉइस गलत होती है और हम फेल होते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम फिर वापस उसी जगह आएँ, टाइम क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए. We should again, it is not possible that we can again travel back in the past. ऑल राइट, इन द टाइम मशीन, कि हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है कि ट्रैवल करके फिर पास्ट में चले जाएं जहां हमने वो डिसीजन लिया, जो चॉइस करी, और फिर से एक फ्रेश चॉइस करें. नहीं, लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है. सो बेटर टेक आवर ओन टाइम, कि हम अपना ज़्यादा समय ले करके कोई चॉइस करें. तो शायद वो इस पोम से अपने एक फ्रेंड को मैसेज भी देना चाहते थे कि वाई टू रिग्रेट टाइम एंड अगैन, कि बार बार हम रिग्रेट क्यों करें, और रिग्रेट करने से होगा क्या? ओनली एंड ओनली वेस्टेज ऑफ द प्रेशियस टाइम. जैसे क्या करता है स्पीकर डस्ट ऑफ स्नो में, जब वो जो क्रो है उसके ऊपर जो है स्नो के फाइन पार्टिकल्स को गिराता है, तो उसे अचानक अपने ट्रांस से, एक तरह से अपने फ्रस्ट्रेशन से और अपने रिग्रेट से बाहर आता है और रियलाइज, अरे ये क्या, मैंने यहाँ रिग्रेट करके कितना टाइम बर्बाद कर दिया, और रिग्रेट करके हुआ क्या? ओनली एंड ओनली आई हैव वेस्टेड टाइम. सो वाई टू रिग्रेट ओवर द फेलियर? बेटर टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट अगैन. लेकिन लाइफ में वहाँ उसने थोड़ा सा पार्ट अपना वेस्ट किया था, अपने डे का सर्टेन पार्ट वेस्ट किया था. यहाँ तो हम चॉइस लेने के बाद ढेर सारी, एक चॉइस बहुत सारी चॉइस लिए, और वो पहली चॉइस के कारण, और आज हम जो भी कुछ हैं उसी चॉइस के कारण है. तो आज हम सक्सेसफुल हैं तो ठीक है, अगर वो फेल हैं तब तो हम रिग्रेट करते रहेंगे केवल पूरी बची हुई लाइफ. क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है दैट वी अगैन ट्रैवल बैक इन द पास्ट. At that juncture or at that moment, we made a decision and go back there and reverse our decision. This is not a cricket match कि अंपायर एक डिसीजन देता है and that decision is reversed by the third umpire. थर्ड अंपायर उस डिसीजन को रिवर्स कर देता है because he finds sufficient reason, or he finds sufficient proof. उसे ढेर सारे उसके पास प्रूफ रहते हैं, उसके पास काफ़ी इंक्लूसिव प्रूफ्स होते हैं जो है ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को रिवर्स करने के लिए. बट माय डियर लर्नर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दी ह्यूमन लाइफ. बिकॉज आज जो हम एक डिसीजन लेते हैं या एक चॉइस करते हैं, वो हमें बहुत शायद लेट रियलाइज़ होता है, पता चलता है कि हाँ वो डिसीजन हमारा सही था या चॉइस सही थी या गलत. जब बहुत लेट हमें जब रियलाइज़ होता है कि हमारा डिसीजन सही था या गलत था, उस वक्त अगर गलत प्रूव होता है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है टू ट्रैवल बैक इन द पास्ट at that day or the moment we took our decision or made a choice and reverse our decision or reverse our choice. इसीलिए पोइट कह रहा है better take your own time. अपना टाइम लो. We should take our time. We should consider all the pros and cons before making the final choice. And that final choice that will
take us will lead to so many choices and decision, and those so many choices and decision will decide our fate and future, decide our success and failure. Our success and failure will depend on that first decision and on that first choice. So ये my dear learners कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो मैंने आपको इस पोम के बारे में बताई, इसको पोम को पढ़ाने से पहले बताई। आइए अब हम इस पोम के लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इसके पोम की। और अब इस पोम के पहली 2 स्टैंजाज पहले बता दूं आपको ये कि ये पोम 4 स्टैंजाज में डिवाइड है माय डियर लर्नर्स, और एक स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। मैं इस वीडियो में 2 स्टैंजाज कवर कर रहा हूँ। तो आइए पहले 2 स्टैंजाज को पढ़ें एंड try to understand the poem line by line. There are 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. तो पहले तो जान लीजिए the poem is a beautiful form of lyric. lyric किस तरह की पोम होती है? एक ऐसी पोम that is the record of the personal feelings of a particular speaker. एक स्पीकर के जो पर्सनल फीलिंग्स, एक ऐसी पोम जो एक स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, ऐसी पोम को हम कहते हैं लिरिक, LYRIC। तो ये लिरिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्पीकर अपनी फीलिंग्स को बता रहा है। दूसरी चीज़ जो लिरिक होती है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन नरेटिव होती है, यानी कि उसमें जो स्पीकर फर्स्ट पर्सन में बोलता है। आई का यूज़ करके देखिए, आई कह रहा आगे अब आपको मिलेगा लॉन्ग आई स्टूड। आई अपने आप को बोल रहा है, यानी कि एक स्पीकर है इस पोम में, एक ट्रैवलर है वो इस पोम में अपना वो एक ट्रैवल का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बता रहा है कि इसके एक लाइफ टाइम में एक बार ये क्या कर रहा था, ये ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल करने के दौरान कहाँ पहुँचा? ट्रैवल करने के दौरान वो एक जंगल में पहुँचा। जंगल में जब वो ट्रैवल कर रहा था तो जिस सड़क पे वो ट्रैवल कर रहा था, आगे चल के एक निश्चित जगह पे वो जो रोड थी वो 2 भागों में डिवाइड हो गई, और जहाँ वो डिवाइड हुई अब उसे वहाँ रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब उसे वहाँ पे एक चॉइस करनी थी कि वो जो दाएं सड़क जा रही है उसे ले या बाएं जा रही है उसे ले। दोनों में उसे एक ही सड़क को लेना था। वही कह रहा है कि 2 roads diverged in a yellow wood means the time he was traveling or the part of the year he was traveling was the autumn season. जब वो ट्रैवल कर रहा था तो उस वक्त कौन सा मौसम चल रहा था? ऑटम सीजन। कैसे में पता चल रहा? क्योंकि कह रहा है येलो वुड, 2 roads diverged in a yellow wood। कह रहा है कि 2 सड़कें 2 भागों में गई बटी हुई थी और 2 डायरेक्शन में गई हुई थी। डाइवर्स मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 एंड वेंट इनटू 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। येलो वुड कह रहा है पीला जंगल। जंगल दूर से पीला कब दिखता है? जंगल पीला कब दिखता है? जब जंगल के पेड़ के सारे जो पत्ते होते हैं वो जनरली पेल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। और ऐसा कब होता है? ऑटम सीजन में, AUTUMN। ऑटम सीज़न में जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं जनरली टर्न येलो, वो पीले पड़ जाते हैं। तो जब वो ये ट्रैवल कर रहा था उस वक्त ऑटम सीज़न चल रहा था। तो जब वो जंगल से होकर ट्रैवल कर रहा था वो एक ऐसी जगह पहुंचता है ट्रैवल करते हुए वेयर द रोड ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग अलोंग फॉर लास्ट 10 or 2-3 days or 7 or last 4-5 hours of 2-3 hours, that very particular road divides itself into 2 parts, and the place where it happens that is called the fork of the road. उस फोर्क जहाँ ये डिवाइड होती है उससे फोर्क कह रहा। अब वहीं ये रुक जाता है कि क्या कह रहा देखिए, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो पहले तो क्यों ये सॉरी फील कर रहा? क्यों सॉरी फील कर रहा? कि वो चाहता है कि काश वो उन दोनों सड़क को ट्रैवल कर लेता, बट बीइंग ह्यूमन इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक पर्सन एक साथ 2 सड़कों पे कैसे ट्रैवल कर सकता है? प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल फॉर ह्यूमन बीइंग टू
travel along two roads at two time. Though the road he had been traveling along divided itself into two parts or into two halves and went into two different directions, but being human it was not possible for him to divide himself into two parts or to tear himself into two parts and to travel along both of the roads, one half traveling along the one, the other half traveling along the other. No, it is not possible. It was practically not possible. ये practically possible नहीं था. तब इसको क्या करना था? अब इसको दोनों रोड्स में से किसी एक रोड को क्या करना था? चूज करना था, पिक करना था. और इसके लिए उसने क्या किया? इसने कहा कि वहाँ मैं रुकूँ. वहाँ वो रुका. देखिए कह रहा आगे क्या, कह रहा एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. कह रहा एंड बी वन ट्रेवलर, चूंकि मैं अकेला यात्री था. ट्रेवलर मीन्स यात्री. बी वन अकेला होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड. देखिए यहाँ सेंटेंस के वर्ड ऑर्डर को उसने चेंज कर दिया एम्फेसिस डालने के लिए. यहाँ होना चाहिए आई स्टूड लॉन्ग, वर्ब के बाद तब ये यहाँ एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ एडवर्ब पहले आ जा रहा. कह रहा है लॉन्ग आई स्टूड. ऐसा उसने किया है. वर्ड ऑर्डर को क्यों चेंज किया है? एम्फेसिस डालने के लिए. कह रहा है एंड बी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ देर तक खड़ा रहा. और क्या कर रहा? एंड लुक डाउन एज फॉर एज आई कुड. और ये क्या करने लगा? लुक डाउन, नीचे देखने लगा. मतलब एक सड़क को देखने लगा. एज फॉर एज आई कुड, एज फॉर एज उतनी दूर, जितनी दूर मैं देख सकता था, मैं एक सड़क को देखने लगा. कह रहा टू वेयर, जहाँ इट बेंट वो मुड़ी हुई थी, इन दी अंडरग्रोथ झाड़ियों में. तो कह रहा है वो एक सड़क को देखने लगा और वो एक सड़क निश्चित दूरी कवर के मैं लंबे काफ़ी सीधी, कुछ दूर वो सीधी गई सड़क और कुछ दूर बाद वो सड़क क्या हो गई? बेंट हुई, मुड़ी. और मुड़ने के बाद वो सड़क कहाँ चली गई? झाड़ियों में. और वहाँ से जहाँ से झाड़ियाँ शुरू हो गई, वहाँ से he could no longer see further. वहाँ से वो आगे नहीं देख सकता था उस सड़क को. अब इसने क्या किया? then तब, took लिया, मतलब started looking, watching देखने लगा, the other में दूसरी सड़क, just as fair जो पहले जैसी ही थी, and having perhaps the better claim. और कह रही शायद, कह रहे हैं perhaps लगा रहा, perhaps शायद, बेटर क्लेम कह रहा शायद वो पहली वाली से अच्छा क्लेम कर रही थी. मतलब पहले वाली सड़क से जो दूसरी सड़क थी प्रोबेबली वॉज बेटर इन कंडीशन में ठीक थी. लेकिन आगे क्या कह रहा देखिए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. क्यों? क्योंकि कह रहा दूसरी वाली जो सड़क थी वो ज़्यादा घास थी उस पर, एंड वांटेड वेयर, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इनवाइट कर रही हो कि उस पर चलो, उस पे आओ, मेरे पे ट्रैवल करो. कह रहा दो यद्यपि, एज फॉर दैट दी पैसिंग देयर, कह रहा जहाँ तक उन सड़कों पे यात्रियों के गुजरने की बात थी, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. कह रहा है जहाँ तक उन दोनों सड़कों पर यात्रियों के गुजरने की बात थी, तो उन दोनों सड़कों पे बहुत से यात्री गुजरे थे. उनकी कंडीशन से देख के लगता था. इसी के कारण by and large the condition of both of the roads almost same. कह रहा इसीलिए कह रहा कि by and large मतलब लगभग बहुत ही प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद वो इस कंक्लूजन पे आता है कि उन दोनों सड़कों की कंडीशन लगभग एक सी थी. तो माय डियर लर्नर्स, ये पोम की पहली दो स्टैंजाज हैं जिनको मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है. अब आइए देख लेते हैं इस पोम में कुछ फिगर ऑफ स्पीच क्या हैं. कह रहा है टू रोड्स. पहले तो देखिए जो टू रोड्स हैं ये सिंबल के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं. यहाँ सिंबल मैंने लिखा हुआ है. दिस टू रोड्स सिंबलाइज क्या? टू चॉइसेस. टू चॉइसेस, ये दो सड़कें दो चॉइसेस को दिखा रही हैं. कह रही हैं
कि हर व्यक्ति, हम हों, आप हों, कोई भी, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा टाइम आता है when that person finds himself torn between two, जब वो दो भागों में अपने आप को बटा हुआ पाता है, उसके सामने दो चॉइसेस होती हैं, उन दोनों चॉइसेस में से उसे एक करनी होती है, दोनों नहीं कर सकता, एक करनी होती है, और वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। जैसे यहाँ पे इस ट्रैवलर, इस स्पीकर के लाइफ में एक टाइम आया जब वो ट्रैवल कर रहा था जंगल में, कि एक जगह एक ऐसी जगह वो पहुँचा जहाँ एक सड़क दो भाग में बट गई। अब उसे डिसाइड करना था कि इस सड़क पे जाए या इस सड़क पे जाए। ठीक उसी तरह कह रहा पोएट कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा टाइम आता है। तो यहाँ टू रोड्स स्टैंड फॉर टू चॉइसेस, यानी कि दो रोड सिंबल का यूज़ करें तो पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ हो रहा है माय डियर लर्नर्स, सिंबल यूज़ हो रहा है। पहला फिगर ऑफ सिंबल। अब देखिए पोएम की सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन तीनों एंड से शुरू हो रही। तो मैंने आपको बताया है कि अगर जो पोएम की कोई लाइन किसी सर्टेन वर्ड से या फ्रेज से बार बार रिपीट हो रही है, शुरू हो रही है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको माय डियर लर्नर्स, ANAPHORA, एनाफोरा। तो पोम की सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन यहाँ आप देख लीजिए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में क्या है, एनाफोरा इस्तेमाल हुआ है माय डियर, क्योंकि तीनों लाइन एंड से शुरू हुई हैं। अब आगे देख लेते हैं और फिगर ऑफ स्पीच क्या है पोम में। देखिए टू वेयर इट बेंट in the undergrowth then took the other just as fair। यहाँ पे देखिए then भी टी से शुरू हो रही और took भी टी से शुरू हो रहा। तो अगर जो पोम में एक से ज़्यादा, पोम की लाइन में एक से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिनकी बिगिनिंग में सेम जो है लेटर का साउंड है, तो क्या होगा, या एक ही लेटर से एक से ज़्यादा वर्ड पोम की लाइन में शुरू हो रहे हैं, तो कौन सा फिगर स्पीच होगा माय डियर लर्नर्स, एलिटरेशन, ALLITERATION। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एलिटरेशन है पोम में, क्योंकि देखिए यहाँ देन भी टी से, टुक भी टी से, और ये देखिए ये भी टी से, यानी कि इस पोम में तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो टी से शुरू हो रहे हैं, यानी एलिटरेशन। तो यहाँ पे एलिटरेशन है। और देखिए एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर, यहाँ पे देखिए दो टी से शुरू हो रहा है, दैट टी से शुरू हो रहा है, द टी से शुरू हो रहा है, दैट टी से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 इसमें चार ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो टी से शुरू, यानी कि फिर एलिटरेशन। हैड वॉन देम रियली अबाउट दी सेम, यहाँ पर भी देखिए देम टी से, द टी से, यहाँ पर भी वही है माय डियर लर्नर्स। सो माय डियर लर्नर्स, बाय एंड लार्ज इस पोम की फर्स्ट टू स्टैंजा में हमें कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मिला, पहले सिंबल मिला, फिर एनाफोरा मिला, फिर हमें क्या मिला, फिर हमें मिला सिंबल, एनाफोरा और लास्ट में एलिटरेशन। इसके अलावा भी देखिए क्या है, ये देखिए पोम की देखिए सेकेंड लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के ख़त्म हो रही है, पोम की थर्ड लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के ख़त्म हो रही है, पोम की फोर्थ लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के ख़त्म हो रही। यानी पोम की अगर जो कोई लाइन बिना पंक्चुएशन के ख़त्म हो रही है, बिना पंक्चुएशन के पोम की दूसरी लाइन शुरू हो जा रही है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है माय डियर लर्नर्स, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इंजैमेंट, ENJAMBMENT, इंजैमेंट। तो देखिए पोम की सेकेंड लाइन ends without punctuation, third line ends without punctuation, fourth line ends without punctuation. See, the fifth line has a semicolon, sixth line has comma, seventh line comma, eighth line semicolon, ninth line without punctuation, 10th line again comma।
तो यहाँ नहीं कि देखिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के देखिए ख़त्म हो रही है। ये देखिए ये तीनों लाइन आप ले सकते हैं, सॉरी, इस तरह से इस तीनों लाइन को हम एक वो बना लें और क्या कर दें, इंजैममेंट, यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, ENJAMBMENT, ये है इंजैममेंट, ENJAMBMENT। तो यहाँ पोएम की सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में आपका इंजैममेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में एनाफोरा भी है, क्योंकि पोम की तीनों लाइन एंड से शुरू हो रही हैं। सो माय डियर लर्नर्स, दीज आर दी सम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोम. That's it in this video.